गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई थी और आज हम क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में ही, एंड दैट इज द बायस थ्योरम। बायस थ्योरम, इसकी जो मार्क्स वाइज वेटेज है वो आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एनालिसिस दिया हुआ है। इस एनालिसिस में कुछ चीजें हैं जैसे जो हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखी है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी हुई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये आपकी एक्सरसाइज 13.5 अब नहीं है, 13.3 हो गई है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, बस एक मिनट, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू है। बायस थ्योरम मार्क्स वाइज का वेट बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा 5 मार्क्स में क्वेश्चन का पूछा ही पूछा जाना है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि इसके जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं या 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन वो भी आ जाता है और एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर एक क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आता है तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका बायस थ्योरम से आ जाए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में ही आने वाला है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि बायस थ्योरम को आपको प्रॉपर्ली स्टडी करना है, ठीक है। बायस थ्योरम एक्चुअल में क्या है, ये अगर हम सीधे इसकी थ्योरी पढ़ करके आपको सुनाएं या बताएं तो उतना क्लियर नहीं होता जब तक उसका हम एग्जाम्पल नहीं करते हैं, ठीक है। तब तक चीजें उसमें क्लियर नहीं हो पाती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसको एक माइंड मैप से देख लेते हैं कि हमारे पास में बायस थ्योरम एक्चुअल में है क्या, ठीक है। बायस थ्योरम आपको सिखाते हैं, बताते हैं। इसका एक फॉर्मूला देखते हैं बायस थ्योरम का। ये लिखा है आपके सामने, यहां से देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज हियर, if E1, E2, E3 up to En are events which constituted a partition of the sample space as E1, E2, E3 up to En are paired by the disjoint and E1 union E2 up to En is equal to S। बहुत सारे इवेंट्स हमारे हैं जो एक्साइटिव इवेंट्स हैं, सबको मिलाकर के सैंपल स्पेस बन जाता है। एंड ए बी एनी इवेंट with non-zero probability, then Pe by A is equal to Pe1 into Pa by E1 and sigma I is equal to 1, J is equal to 1 से लेकर के n तक, और जितनी भी इवेंट्स इनका सबका सम कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए इस कुछ चीज को जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे, ये चीज आपको इस फॉर्मूले से तो क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। हम बताए भी समझाए भी नहीं जा सकते इसके लिए। तो हम इसमें मूव करेंगे भी तुरंत, इसमें क्वेश्चंस में चलते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बायस थ्योरम। बायस थ्योरम पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं कोई, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले इसमें आते हैं, तो 4 मार्क्स क्वेश्चन अब है नहीं आपके सिलेबस में। द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द 3 मार्क्स, क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का है। इसको हटाइए, इसको लिख दीजिए यहाँ से 3 मार्क्स, ठीक है। दिस इज द 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। एक जब तक क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन को नहीं करेंगे, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है देयर आर 2 बैग्स, bag first and bag second, and bag 1 contains 4 white and 3 red balls, while another bag second contains 3 white and 7 red balls. Clear? One ball is drawn at random, one ball of one bag, and it is found to be white. Find the probability that it was drawn from bag second. एक बार क्वेश्चन का मतलब फिर से समझ लीजिए, जब तक क्वेश्चन का मतलब आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखिए इसमें से हम पहले यहाँ पर बनाते हैं 2 बैग छोटे से, तब आप समझ पाओगे। सपोज एक बैग आपके पास में ये है एंड सेकेंड बैग आपके पास में ये है। ये बैग फर्स्ट हो गया एंड दिस इज द बैग सेकेंड, ये बैग सेकेंड हो गया। फर्स्ट वाले बैग में, जो फर्स्ट बैग है उसमें जो व्हाइट बॉल्स हैं, जिसमें जो व्हाइट बॉल्स हैं वो व्हाइट बॉल्स कितनी है, यहाँ देखो कितना लिखा है 4, और इसमें से जो आपके रेड बॉल है, रेड बॉल कितनी है, दीज आर 3। सेकेंड बैग जो दिया है, सेकेंड बैग में व्हाइट बॉल 3, व्हाइट बॉल कितनी है, 3 है बच्चों, और जो रेड बॉल है वो रेड बॉल कितनी है, 7। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब ये 2 बैग हमारे सामने रखे हुए हैं, हमें क्या करना है, इसमें से अचानक एक बॉल निकालने, बैग हमारे पास में 2 है, बॉल एक निकालने, क्लियर। तो वहां पर कंडीशन ये भी आ जाती है कि हम बैग फर्स्ट चूज करेंगे कि बैग सेकंड चूज करेंगे, कहां से निकालेंगे, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है इसमें कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अचानक एक बॉल निकाल लीजिए, ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ द बैग, दोनों में से एक बैग में, एंड इट इज फाउंड टू बी व्हाइट, और एक ऐसी निकली व्हाइट निकली, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग फर्स्ट, ये बैग फर्स्ट से निकल करके आई, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, 2 बैग हमारे पास में है, दोनों बैग में से किसी एक बैग को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी
वो सेम होगी। ठीक है, सेम होगी मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 ही होगी। आपके सामने दो बैग रखे हैं, आप स्वतंत्र हैं, इसको भी ले सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। तो आपके लिए जो कंडीशन है यहाँ पे, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है बैग को चूज करने की, वो कितनी 1/2 ही निकलेगी। जैसे आप किसी क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्वाइन में हेड आना और टेल आना दोनों कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, 1/2 होती है। उसी तरीके से यहाँ भी 1/2 है। क्लियर? तो बैग को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/2 होगी। क्लियर? दूसरी बात, अब इसमें से जो बाल निकाली जानी, वो रेड बाल निकाली जानी, कैसे, सॉरी व्हाइट बाल निकाली जानी और बैक फर्स्ट से निकाली जानी। तो पहले आप यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी, आप अब इसमें फार्मूला अगर बाय द वे कभी भूल जाए, फार्मूला ना भी लिखें, आप सीधे वैल्यू डाल करके लिख देते हैं तो भी चीजें सही मानी जाती हैं। फार्मूला लिखना जरूरी नहीं होता इन क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखिए सीधे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द व्हाइट बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो आप ये भी लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग फर्स्ट, फर्स्ट बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, इसमें और भी वर्ड जोड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द बैग फर्स्ट। ठीक है, दैट विल बी 1/2, ऐसे करके लिख दिया। क्लियर? और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट बैग से व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बता सकते हैं? वो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ कितनी है, 7, 4 होती कितनी होगी, 7 हो गई। व्हाइट बॉल कितनी है, 4 है, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/7। आपकी फेरुलेंस किसमें कितनी है, 4 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बन सकते हैं इसमें, 7। तो इसमें से जो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी वो कितनी, 4/7 हो गई। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक सेकेंड, अगर सेकेंड बैग की प्रोबेबिलिटी निकाली जानी है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक सेकेंड, ये भी कितनी हुई, 1/2 हो गई। और उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैक सेकेंड। अब सिंपल सी चीज है, यहाँ पर व्हाइट बॉल कितनी है, 3 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं आपके पास में है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके 7 और 3 कितने हैं, 10। ठीक है, तो आप कितना लिखेंगे, 3/10 लिख देंगे इस तरीके से, ये लिख दिया। अब इसमें से निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इसको जरा हटा दीजिए यहाँ से, यही लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज आप खुद लिखेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम द बैग फर्स्ट। ठीक है, सो इट विल बी, ये क्या लिखा जा सकता है, 1/2। फर्स्ट बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। इसी फर्स्ट बैग से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इनटू 4/7। ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी आप जो देख रहे हैं, व्हाइट बॉल कहां से निकाली जा रही है, फर्स्ट बैग से निकाली जा रही है, तो 1/2 बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी इनटू फर्स्ट बैग से व्हाइट बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी 4/7, ये आपने ऊपर लिखा है इसे। ठीक है, और इसके बाद आप इसमें क्या लिखेंगे, सेकेंड कंडीशन क्या लिखेंगे, इसी चीज को नीचे लिखेंगे, 1/2 इंटू 4/7 एंड प्लस, अभी इसको फार्मूले से और आपको मैच करके दिखाते हैं हम कैसे। ठीक है, ये 1/2 इंटू 4/7 और प्लस साथ में कितना हो जाएगा, सेकेंड बैग के लिए, सेकेंड बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, वहां से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दिस इज द 3/10, ये 3/10 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4/14, और इधर कितना होगा, ये 4/14 एंड प्लस 3/20 हो गया। इनको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो आंसर निकल करके आएगा दैट विल बी वेल। सोल्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, 4/14 है, अपान में इतना दिया, कैल्शियम लीजिए, सॉल्व करिए एंड गेट द आंसर, और आंसर में को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई फ्रॉम द फर्स्ट बैग से व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब इसमें से मैं सॉल्व कर दूं क्या, चलिए मैं ये सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका सोल्यूशन तो मैं निकाल लेता हूँ। चलिए, ये 4 कितना है, 14 है, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 280 हो जाएगा, और इधर क्या निकलेगा, ये 4 है, 14 तो ये 20, ये 80 हो जाएगा, एन प्लस इधर आएगा 14,
14 दूनी 28, 14 तें 42 यानी 42, ये आ जाएगा 42। क्लियर? ये 4/14 इंटू 280 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 12, 112 आ गया, 112 हो गया। और 14 दूनी 28, ये 20 आ जाएगा, मीन्स ये कितना हुआ 80/112 निकला। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक करते जाना, इसमें गलती भी हो सकती है भाई। ठीक है, 4 दूनी 8, ये 20 हो गया, 4 से डिवाइड किया कटेगा 4 से, और 4 दूनी 8, 4 अठे 32, ये आ गया, फिर 4 कटेगा, और ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 से 28, 5 और 7। चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं है, गलत हो तो बताओ। 4/14 80 प्लस 42, ये कितना हो जाएगा 112 ही आएगा ना, 112, 280 पलट गया पूरा। ठीक है, हाँ सही लग रहा है। ठीक, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैक बॉल आपने, हाँ बिल्कुल, ये पान में क्यों किया, हाँ ठीक है, बिल्कुल श्योर 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 बता रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आपको माइंड पे भी सिखाया था, बताया था मैंने कि प्रोबेबिलिटी जो है आपकी, ठीक है, अगर बहुत सारी इवेंट्स एक साथ हो रही, अगर बहुत सारी इवेंट्स एक साथ हो रही हैं, ठीक है, जैसे मैं यहीं पर एक छोटा सा और एग्जांपल ले लूँ, तो थोड़ा सा छोटा करता हूँ, समझाता हूँ। ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि सपोज कई इवेंट्स एक साथ में हो रही हैं एंड ऑल दोज इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव, सभी इवेंट्स कैसे E1 E2 E3 अप टू N दिए हुई है। ठीक है, एंड फिर कॉन्स्टिट्यूटेड अ पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस, और उसमें से जिनके सैंपल स्पेस दिए हैं E1 E2 En, सैंपल स्पेस इसके सभी पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इतने भी इवेंट्स हैं उस सैंपल स्पेस इसके सबसेट भी कह सकते हैं, सबसेट दिए हुए। क्लियर? इन सबको मिला करके सैंपल स्पेस बन जाता है, और उसमें से किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी जाए कि यही पर्टिकुलर यही इवेंट होगी, ठीक है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है T E1 एंड TA/E1। जैसे मैं यहीं से एक चीज देखता हूँ, आपको सिखाता हूँ यहीं पे, जस्ट वेट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा है P E1 इंटू TA/E1, इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। P E1 लिखा हुआ है, P E1 का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखें हमारे पास में 3 बैग लिखे हुए हैं, एक बैग ये है, सेकंड बैग ये है, थर्ड बैग ये, थोड़ा सा मोटा चल रहा है भाई, क्या है, एक मिनट देखता हूँ भाई। ये पहला पार्ट जो हमारे पास लिखा हुआ है P E1 का मतलब है जैसे हम यहाँ पे कुछ बैग ले लेंगे, फिर से एक बार बैग लेते हैं, कुछ बनाते हैं बैग। ये बैग फर्स्ट है हमारे पास में, ये बैग कैसा है सेकेंड, और बैग कैसा है ये थर्ड है। क्लियर? तो इस मामले में आप देख रहे हैं कि 3 बैग सपोज हमारे पास ऐसे लिखे हुए, इस 3 बैगों में कुछ बॉल हमने रखे, सपोज इसमें व्हाइट बॉल जो हम ले रहे हैं, व्हाइट कितनी है, ये 5 ले लिया, ब्लैक कितनी ले ली, सपोज हमने ब्लैक ले लिया 4। इसी तरीके से इसमें हमने व्हाइट बॉल कितनी ले ली, व्हाइट बॉल हमने सपोज 3 लिया, और जो ब्लैक बॉल ली सपोज हमने 6 ले लिया। एंड सेम हियर, यहाँ पर व्हाइट बॉल मैंने कितनी ली, 2 ले लिया, और जो आपकी ब्लैक बॉल्स हैं वो हमने 7 ले लिया। वी हैव टेकन 3 बैग्स, हमारे पास में 3 बैग है। अब ये 3 बैग देख रहे हैं, और इनके जो बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल कैसी है, सेम है सबके लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द बैग सेम फॉर ऑल द बैग्स, तीनों बैग के लिए बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, सेम है। ठीक है, सब वो जो फर्स्ट बैग है उसमें टोटल बैग हम बैल्स देखें तो 9 है, सेकेंड वाले में कितनी 9 है, थर्ड वाले में कितनी 9 बैल्स है, लेकिन सारे बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं P E1 लिखा हुआ है, इस P E1 का मतलब होता है, ये P1 का मतलब होता है बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। और PA/E1 का मतलब होता है, PA/E1 का मतलब होता है कि फर्स्ट वाले बैग से उस वाले बाल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी जो से पूछी गई है। ठीक है, तो जैसे ये 3 बैग आपके सामने लिखे हुए, 3 बैग आपके सामने हैं, और आपसे पूछा जाए, ठीक है, इन 3 बैगों में से किसी एक बैग से रेंडमली एक बाल को निकाला गया, और वो बाल आपकी ब्लैक निकल करके आती, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बाल थर्ड वाले बैग से निकले। क्वेश्चन ये आ गया कि 3 बाल बैग आपके सामने है, उसमें बाल ऐसे दी हुई हैं, उसमें से हमने किसी एक बैग को चूज करके एक बाल को मैंने निकाला, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाली बाल थर्ड वाले बैग से निकल करके आएगी, थर्ड बैग से निकलेगी, पहली कंडीशन। ठीक है, तो इसमें जो आप देख रहे हैं P E1 का मतलब हुआ बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, और PA/E1 का मतलब हुआ है कि जिस बैग से पूछा गया है उस बैग से
जो बाल पूछी गई है उसकी प्रोबेबिलिटी। ये ए बाई इवन एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगी, ए बाई इवन मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ, ये थर्ड वाले बैग से ये रेड बाल, ये व्हाइट बाल जो भी हमने पूछा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी। नीचे सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा का मतलब होता है कि जितनी भी इवेंट्स हैं यहाँ पे हो सकती हैं, 1 2 3 इवेंट्स हो सकती हैं, तीनों इवेंट्स यहाँ पे सम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसी चीज को हम फॉर्मूले में फॉर्मुलेट करें तो यहाँ लिखेंगे अगर हम, तो किसी भी बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/3 है इनटू, और थर्ड वाले बैग से हमने कहा कि व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, थर्ड वाले बैग में व्हाइट बॉल टोटल कितनी है 2 है, टोटल बॉल कितनी है 9 है, तो थर्ड वाले बैग से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/9 हो जाएगी। ठीक है, और अपान इन सारी इवेंट्स का सम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो वो इवेंट लिख देते हैं जो हमने ऊपर ली हुई, क्योंकि उसको भी नीचे सम किया जाएगा। ठीक है, 1/3 इंटू 2/9 और प्लस, ये तो हमने निकाल लिया थर्ड वाले बैग से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, उसको ऊपर लिखा और डिनोमिनेटर में सिग्मा लिखा हुआ था, तो पहली इवेंट लिखी एंड प्लस। अब सेकेंड इवेंट को भी लिखेंगे, फर्स्ट वाले बैग से देखेंगे व्हाइट बॉल कितनी है 5/9 और इसकी बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/, प्लस सेकेंड वाले बैग से भी निकाल करके लिखेंगे, सेकेंड बैग को चूज करने प्रोबेबिलिटी भी कितनी थी 1/3, इस वाले बैग से भी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/9। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, और ये पूरी चीज, इस पूरी चीज को अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं P, और ये क्या लिखा जाएगा इवन, एक मिनट बच्चों बस एक मिनट, P और J आप लिखेंगे यहाँ पे, हटा देंगे इसको, P E3 और अपॉन A, या व्हाइट कुछ भी लिख सकते हैं, A का मतलब AW लिख दीजिए व्हाइट। ठीक है, तीसरे वाले बैग से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फॉर्मूला लेकर के आप सीधे कभी इसमें लैंग्वेज भी लिखते हैं तो भी चीजें इसमें प्रोबेबिलिटी में सही मानी जाती है। तो ये आपका बाइस थ्योरम। ठीक है, अभी आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी, आपको क्लियर हो गई। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला हमारे पास में क्या है, इसको जरा हटा देते हैं यहाँ से तो बेटर रहेगा, ये हट जाएगा, बड़े अच्छे से हटता है, ये देखिए फटाफट हटता जा रहा है, ये गया, ये गया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये गया, समझ जाओ, ये सब हट गया, ये भी चला गया, ये देखिए, क्योंकि हटेगा नहीं तो फिर ये जूम नहीं होगा, और नहीं जूम हो गया भाई। ठीक है, तो वापस चलते हैं बच्चों, देखते हैं एक बार, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं एक बार और। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने अभी कर लिया, बताया था को 24 नंबर। ठीक है, 24 के बाद अब हम इसमें इसके पीछे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बढ़िया क्वेश्चन थे। ठीक है, वापस चलते हैं। हाँ एक मिनट, एक मिनट, ये दिया हुआ, इसके पहले क्वेश्चन कराएंगे, इस वाले पेज पे। ये देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से हमने जहां से स्टार्टिंग करा था, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, दिल्ली 2016 में पूछा गया था। ठीक है, 3 persons A, B and C apply for a job of manager in a private company. Chances of their selections ABC are in the ratio 1:2:3. इनके चांसेस, इनके जो चांसेस का मतलब, चांस मतलब जानते क्या होता है आप, चांस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांसेस का रेशियो दे रखा है, चांसेस प्रोबेबिलिटी नहीं दी, दिस इज गिवन ओनली चांसेस, ये चांस दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो चांसेस दिए हुए हैं वो कितने 1:2:3 दिए हुए हैं, इनके जो उसमें सिलेक्ट होने की चांसेस हैं उनका रेशियो दिया है 1:2:3 करके, और सॉरी 1:2:4 दिया है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बी सी कैन इंट्रोड्यूस chances to improve profit of the company are 0.8, 0.5 and 0.3 respectively. If the chance does not take place, find the probability that it is due to the appointment of C. इसमें एक पॉइंट कहा जा रहा है, if कहाँ चला गया, it can introduce change the improve profit, change the improve the profit, company are 0.8, 0.5, 0.3 respectively. If the change does not take place, find the probability that it is due to the appointment
ऑफ सी, ये सी का अपॉइंटमेंट होगा। इसमें से एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, चेंज, if the change does not take place, if the change does not take place फिर कहाँ गया, find the probability that it is due to the appointment, that it is due to the appointment of C, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ सी हो रहा है, ये हमें बताना है इस बात का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो सबसे की प्रोबेबिलिटी जिनके चांसेस दिए हैं उस चांसेस कितने कितने, चांस ऑफ ए, चांस ऑफ बी, एंड चांस ऑफ सी, रेशियो इनके कितने दिए हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये कितनी निकलेगी, आप इसे कह सकते हैं, अगर पी इवन निकालें हम तो पी इवन कितना निकल के आएगा, पी इवन हो जाएगा 1 अपॉन इसका रेशियो दिया, टोटल कितना दिया है इसका रेशियो 1:2:3 दिया हुआ है। तो रेशियो इनका आप अगर देख लें, प्रोबेबिलिटी देख लें x, तो इसको x लिख दो, खाली हटा दो, चांस दिया हुआ है, पी इवन निकालेंगे उसको आप x लिख दीजिए। ऐसे ही पी ई टू लिखते हैं, पी ई टू सेकेंड कंडीशन कितनी हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी, एंड पी ई थ्री निकालेंगे, पी ई थ्री इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूस्ड चेंज in the improved profit, the company are 0.8, 0.5, 0.3 respectively if the change does not take place। ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब वो चेंज नहीं करवा पाता है, वो चेंज नहीं करवा पाता है, ऐसा नॉट प्लेस, चेंज नहीं हो पाता है, करवा पाते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए अब इसमें से आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक, कि इसमें एक जो चेंज नहीं करवा पाता है, डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए ने कोई चेंज नहीं करा पाया, तो वो कितना होगा 0.2। अगर जॉब बी को मिलेगी, जॉब बी को मिलेगी, ठीक है, तो वो जो चेंज नहीं करा पाता है उसके लिए 0.5 होगा, और ऐसे ही जो सी वाला है, सी के लिए चांस कितना होगा, चेंज कितना होगा 0.1 माइनस 0.3 मीन्स 0.7 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, पी ए कह सकते हैं, पी ए कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, ठीक है, ऐसे करके, तो ये 1 माइनस कितना होगा 0.8, दिस इज 0.2, एंड दिस इज पीबी, पीबी, पीबी का मतलब हुआ 1 माइनस 0.5, 0.5, दिस इज 0.5 हो जाएगा, एंड पी एंड सी कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी 1 माइनस, एंड दिस इज 0. और ये कितना हो जाएगा 0.3, मीन्स कितना होगा 0.7 आ जाएगा, ठीक है। तो चेंज डज नॉट टेक प्लेस, ठीक, यानी कि जो चेंज नहीं होता कंपनी में, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है, वो उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, करेक्ट। तो इसको अगर फॉर्मुलाइज करके लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे, पी, ठीक है, आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं सारी, और चाहे तो फॉर्मूले भी लिख सकते हैं, पी, और चेंज को आप ए ज्यूम कर लें, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे यहां से E3, मेरी राइटिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, PE3 और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा PE3 अपॉन, एंड दिस इज C डैश, ठीक है, ये देन दिस इज द PE3 इंटू P और C कॉम्प्लीमेंट, एंड अपॉन इधर कितना होगा PA कॉम्प्लीमेंट एंड P इवन, ऐसे ही P, वैसे कायदे से P1 को पहले लिखना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से, आप आगे पीछे लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, P E1 और P A कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस P E2 एंड P, और ये कितना है B है, P कॉम्प्लीमेंट एंड P E3, और साथ में कितना होगा P, इधर कितना हो जाएगा C कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। तो आप फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, आप थ्योरी भी लिखते हैं तो भी चलेगा। इन क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे, बाय द वे अगर आप कभी फॉर्मूला लिखना भूल गए तो मार्क्स इसमें काटे नहीं जाते, बस आपकी थ्योरी ठीक है, ठीक है, आपने स्टेटमेंट सही लिखे हो, आपका आंसर तैयार हो, सही स्टेप आपने करे हो, आप फॉर्मूला नहीं भी लिखते चलता है और आपको मार्क्स पूरे दिए जाते हैं, ये प्रोबेबिलिटी में होता है, ठीक है। और कई बार प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है वो किसी फॉर्मूले से होता भी नहीं है, आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, ये आप देख रहे हैं हमारे पास में कितना, इसके लिए था 4x, हम लोग तो यही रहा होगा,
ठीक है, इसके चांसेस ज्यादा थे सिलेक्ट होने के, ठीक है। और चेंज करने की प्रोबेबिलिटी इसकी रही होगी बहुत कम, 0.3। यही अपाइंटमेंट हुआ होगा इसका, तभी कर ना पाया होगा ये इधर कितना है 0.3, अपान कितना है ये 4x इंटू कितना है 0.3 एंड प्लस इधर कितना हो जाएगा। लेकिन पहले इसमें a1 का लिखा हुआ है तो पहले a1 का लिखिए आप पहले, ठीक है। इसको हटा दीजिए, इसको बाद में लिखेंगे उसके हिसाब से। तो Pe1 कितना निकला हुआ था x है, और इनटू इसमें कितना दिया है ये 0.2 दिया है, एंड प्लस इसका कितना है 2x है, और इसका कितना दिया हुआ है 0.5 है, 0.5 एंड प्लस ये कितना दिया है दिस इज 4x, और इनटू इधर कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। और एक मिनट 0.7 क्यों होगा 0. एक मिनट बच्चों, देखो 0.3 लिखा है क्या, 0.3 क्यों होगा, ये तो नहीं करवा पा रहा ना, हम ना करवाने के निकाल पा रहे हैं, तो 0.7 लिखो भाई, 0.7, हाँ अब सही है, ठीक है। 4x इंटू 0.7, 0.7 मतलब। अब आप देखिए यहाँ से आपने सारी चीज यहाँ पे लिख लिया, x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x ऊपर नीचे कॉमन करिए और कैंसिल कर, x कॉमन एक बार चेक कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन सही डाली आपने, 0.7 2x, x इतना ले लिया, इसके साथ इतना ले लिया, करेक्ट। तो अभी आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं करना है और कुछ नहीं करना है, पहले x को कॉमन लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि x यहाँ पर ऊपर भी है और x नीचे भी, हर जगह से x कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा कैंसिल, इसको बिठा दीजिए, इसको बिठा दीजिए, ये भी गया, ठीक है। तो ये देखिए x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4 इंटू 7, तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी ये आ जाएगा 4 इंटू, हाँ 0.7 है, ये 2.8 हो जाएगा, 2.8, 7 चक्कू 28 इतना आ गया, ठीक है। ये कितना रहेगा 0.2 एंड प्लस इधर कितना होगा 5 दूनी 10, 1.0 एंड प्लस इधर कितना है ये फिर से 2.8 हो जाएगा। इन सबको प्लस करना है आपने, दिस इज 2.8 एंड अपॉन 2.8 0.33 हो जाएगा एंड इट वुड बी 3.1, ठीक है। आप हटा दीजिए इसको, तो 28 अपॉन कितना 3, एक मिनट 3, हाँ ये 4 है, यू राइट, ये 4 हो जाएगा, इट विल बी 4, हाँ कैलकुलेशन वाले में प्रॉब्लम हो सकती है, ये 3 हो जाएगा, हाँ ये 4 है, 4 आएगा, देखिए राइट। तो ये 2.8 और इधर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, ठीक है। 4 से काटो उसको, 4 से 28 और 4 जमा 40, यानी कितना आ गया 7.10 इक्वल टू 0.7 विल बी फाइनल आंसर, 0.7 इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी भी आपने, क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसके आगे वाला थोड़ा सा ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया मुझको, वैसा कुछ था नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज कर दिया स्टार्टिंग में। तो एक किसी भी क्वेश्चन को प्रॉपर्ली जब एक बार समझ में आए बोर्ड्स में, तो ये होता है, इसलिए हमें बोर्ड पेपर जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें 15 मिनट का टाइम पहले दिया जाता है। इसमें से और कुछ है, हाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भी हमको बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है, शायद बोर्ड में पूछा भी गया है, 2015 पूछा गया था। 3 machines E1, E2 and 3 are certain factory producing electric bulb produces 50%, 25% and 25% respectively. Of the daily output of the electric bulbs, it is known that 4% of the bulbs produced by each machine E1 and E2 are defective, and that of 5% of those produced by the machine E3 are defective. If one bulb is picked up at random uh, from a day of production, calculate the probability that it is the defect. ये डिफेक्टिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा है, ठीक है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है E1, E2, E3 certain factory producing electric bulbs produces 50%, 25% and 25% respectively. जो पहली वाली फैक्ट्री हमारी दे रही है, बना करके देती है, बल्ब बना करके देती है, उसके कितनी 50%, दूसरे की 25% और तीसरे कितना है 25% दिया हुआ है। इसमें से जो डिफेक्टिव मेटेरियल बना रही है पहली वाली फैक्ट्री, उसका 4%, दूसरी वाली के डिफेक्टिव कितना है, ये कितना दिया है, ये भी 4% है, और तीसरी वाली का कितना भी दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है ये आपका 5%, और एक बल्ब को अचानक खा लिया गया, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इट इज डिफेक्टिव, ये बल्ब कैसा होगा डिफेक्टिव होगा, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है।
अब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहाँ पर एक क्या हो सकता है, मेरी बात फिर समझिए, फिर क्वेश्चन ये आ गया, मल्टीप्लिकेशन से आए निकल के, ठीक है, एक किलो बाइस थ्योरम का है नहीं क्वेश्चन। फिर 3 मशीनें हमको दी हैं, E1 E2 एंड E3, ठीक है, और सर्टेन 3 machines E1 E2 E3 in a certain factory producing electric bulb produces 50%, 25% and 25% respectively. If the total daily output electric bulbs, it is known that 4% bulb produced by each of the machines E1, E2 and E3 are defective, and 5% of those produced by machine E3 are defective. If one bulb is picked up at random from the day production, calculate the probability that it is defective. ये डिफेक्टिव होगा इस बात की, तो ये कहाँ से हो सकता है बता सकते हैं, तो दिमाग लगाइए। एक बल्ब को चुना गया है, एक बल्ब को, अब यहाँ पे 22 तो लगनी नहीं है, उसमें लिखा होता कि मशीन E1 से आ रही है, मशीन E2 से आ रही है, मशीन E3 से आ रही है, ठीक है, ऐसा होता तो हम 22 लगा देते फटाफट, यहाँ से निकाल दिया मैंने, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये डिफेक्टिव होगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया जाएगा, ठीक है, हम समझा रहे हैं इसको कैसे करें। देखिए 3 मशीनें, ये बनाती 50%, ये 25%, ये क्या है 25% रेस्पेक्टिवली, करेक्ट। एक ही बल्ब को मैंने उठाया, बल्ब हमने एक ही उठाया, फैक्ट्री कोई नहीं दी हुई है, मशीन मतलब कोई मशीन नहीं दी हुई, जैसे मशीन में उठाया हुआ है, तो किसी भी मशीन का हो सकता है। मशीन हमारे पास में 3 है, मशीन हमारे पास में 3 मशीन है, पहली मशीन हो गई, ये सेकेंड मशीन हो गई, ये कैसी है, ये तीसरी मशीन हो गई, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 मशीन हमारे पास में, ठीक। एक बल्ब हमने पिकअप कर लिया, और पिकअप करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, बताना है कि डिफेक्टिव कितनी है। तो यहाँ से जो डिफेक्टिव मटेरियल निकल सकता है पहली वाली मशीन से, वो कितना निकल सकता है, 50% बना रहा है, 50% मटेरियल है अपन 100, और इससे जो डिफेक्टिव मटेरियल निकल रहा है वो कितना है 4%, यानी 4 अपन कितना हो गया 100। सेकेंड वाले को चेक करेंगे, सेकेंड वाले में कितना मटेरियल है 25%, ये 25% अपॉन 100, ये 4 अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस तीसरे का देखेंगे हम, तो तीसरे क्या निकलेगा, ये 25% और इनटू इधर कितना हो जाएगा, 5%, 5/100, तो 3 चीजें ऐसे देखिए। इवेंट आपकी ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, या फिर ये वाली भी हो सकती है। पहले का हो गया, ये पहले का हुआ, दूसरे का हुआ, ये फर्स्ट का हुआ, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। इवेंट आपकी ये भी हो सकती है, 3 फैक्ट्री थी, 3 मशीनें थी, इसने बल्ब बनाए, इसने बल्ब बनाए, इसने बल्ब बनाए, ठीक है, तो यहां से जो डिफेक्टिव बल्ब बनाने की प्रोबेबिलिटी निकली वो इसकी इतनी निकली, इसकी कितनी निकली, इतनी निकली, और इसकी कितनी है, ये इतनी, और हमने क्या किया, हमने वहां से एक बल्ब को रेंडमली पिकअप कर लिया, ऐसे उठा लिया, ठीक है, तो वो बल्ब क्या हो सकता है, किसी भी फैक्ट्री का हो गया। ये बात कुछ कंफर्म हुई कि नहीं हुई, आपको समझ में आया, जैसे 3 मशीनों ने बनाया, इसने उसने उसने सब बल्ब मिला में रख दिए, और उसमें से एक बल्ब को पिकअप किया, और वो बल्ब डिफेक्टिव होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो पहली मशीन का भी हो सकता है, वो दूसरी मशीन का भी हो सकता है, पहली का भी हो सकता है, दूसरी का भी हो सकता है, फिर किसका होगा, तीसरी का भी होगा, किसी एक का हो सकता है, किसी एक का हो सकता है। तो जब कभी भी हमारी लैंग्वेज को मेंटेन करते हुए और वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और वर्ड यूज करते हैं, तो वहां पर हम प्लस का साइन यूज करेंगे, प्लस किया है, यानी पी ए यूनियन बी यूनियन सी लगाया जाएगा, यहाँ पे पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस बी प्लस पी सी लगा दिया जाएगा, ठीक है, वो फॉर्मूला लग जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी, ठीक है, ये 1/2 निकल रही है, 1/2 इंटू 4/100 मीन्स 1/25, प्लस इसका निकालेंगे, ये कितना होगा 1/4 इंटू 1/25 एंड प्लस 1/4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इवेंट ये वाली घटना ये घटेगी, या फिर ये होगी, या फिर कौन सी होगी, ये वाली आर, सबको प्लस कर देंगे एंड आंसर मिल, ठीक है, फाउंड आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी पूरी, ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, बताए। नहीं 22 थ्योरम है नहीं, इसमें लिखा होता अगर पर्टिकुलर कि इस मशीन से, इवन अब इसमें क्वेश्चन में 22 थ्योरम कल लग जाती है, तो लगा दें टोटल जो आपकी थी
डिफरेंट। इसी में बाई थ्योरम कब लगती? इसमें तब लगाते जब इसमें इसे स्पेसिफाइड कर देते कि दैट इट इज डिफेक्टिव, ठीक है, एंड ऑफ मशीन थर्ड, ठीक है, इट इज फाउंड डिफेक्टिव एंड फ्रॉम मशीन थर्ड। फ्रॉम मशीन थर्ड कह देते तो मशीन थर्ड होने का मतलब कितना हुआ? थर्ड वाला कौन सा था? ये वाला था ना, इसको लिख देते ऊपर 25/100 लिख देते और इंटू कितना कर देते 5/100, अभी हो जाती बाई थ्योरम। ऐसा नहीं होगा ये टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टेड पीसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस probability is calculate the probability that is it is defective. तो मशीन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है आपकी p अपॉन 100 ये जो ये किया है ऊपर ये मशीन से प्रोडक्ट निकलने की प्रोबेबिलिटी नहीं, हाँ ये राइट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलने की प्रोबेबिलिटी से निकलने की प्रोबेबिलिटी सेकंड वाली है, हाँ, तीसरे डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी थर्ड वाली, तीनों को ऐड कर दिया तो हर मशीन से प्रोबेबिलिटी आ गई टोटल दो डिफेक्टिव। एक बार इसको फिर समझ लीजिए, अभी आपको टोटल मशीन, अभी आप पूरी बात समझ नहीं पाए, समझो हमारी बात। 3 machines E1, E2, E3 are certain factory producing electric bulb produces 50%, वो बनाते 50%, ठीक है, 25% और एक है strictly of the total daily output of the electric bulb. It is known that the 4% of the bulb produced by each machine is E1 and E2 are defective. मशीन जो E1 बनाती है उसमें 4% डिफेक्टिव, तो इस वाली मशीन ने जो बनाया वो कितना बनाया? 50% काम किया, हाँ ठीक है, तो 50/100 किया और उसके डिफेक्टिव होने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसने मशीन बनाया इतना और डिफेक्टिव निकला उसके प्रोबेबिलिटी परसेंटेज तो ऑलरेडी कवर हो गया। अगर हमने 100 बन रही जी 100 में से 38 जी ये मशीन बना रही उसमें से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4 है या 5 है, जो भी दिया 5 प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होने और उससे टोटल फॉर्मूला से 50 जो हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वहां पे बाय मशीन है यार, बाय मशीन प्लस करके, ठीक, ओके। तो एक मिनट टाइम देख लेते हैं हमारे पास में अभी कितना टाइम रह गया है। तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चों अब अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे आपको, ठीक है, और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक, और क्वेश्चंस करेंगे, देखिए, और कुछ बोर्ड्स की क्वेश्चन जो भी जल्दी रिसेंटली पूछे गए हैं, कोशिश करेंगे कि रिसेंटली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी जल्दी वाले ईयर्स में आए हैं, और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको भी करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं।